हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया है कि सिंटैक्स में बहुत ही ढेर सारे रूल्स हैं और इन सारे रूल्स को अगर हम वन बाय वन आपको बताते हैं वीडियोस में तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हमें बनाने पड़ेंगे। तो हमने अब डिसाइड किया है कि हम इसके एग्जाम्पल के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से हम आपको सारे रूल्स बताने की कोशिश करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सभी टाइप के रूल्स के यहाँ पे एक्सरसाइज करके बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है, दे हैज़ डन देयर वर्क। इन सभी एग्जाम्पल्स में आपको एरर फाइंड करना है। फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एक्सरसाइज हैं, तो इसमें हमें केवल सब्जेक्ट और वर्ब पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका सब्जेक्ट है दे और इसका वर्ब है हैज़। और दे को अगर देखा जाए तो एक प्लूरल सब्जेक्ट है और हैज़ एक सिंगुलर वर्ब है। और जैसा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक रूल क्या होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। अर्थात यहाँ पे ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब हैव होना चाहिए, यहाँ पे हैज़ का यूज़ नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें हैव का यूज़ करना होगा। हम यहाँ पे हैव का यूज़ कर देंगे, सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई विश आई वॉज अ किंग। फ्रेंड्स, हमने इस रूल का आपको एक्सेप्शन भी बताया था कि जब भी कोई इच्छा प्रकट की जाती है, अपनी कोई इच्छा प्रकट की जाती है, उसमें सपोजिशन का बोध होता है या फिर कंडीशन का बोध होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। जब भी अपनी इच्छा प्रकट की जाए कि काश मैं राजा होता, यहाँ पे कहने का मतलब है कि काश मैं राजा होता, यहाँ पे अपनी इच्छा प्रकट की गई है तो आई के साथ इसमें वर का यूज़ होना चाहिए, तब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। ये इस रूल का एक्सेप्शन है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, द कलर ऑफ दीज शर्ट्स आर रेड। अब इस एग्जांपल को अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें सब कुछ करेक्ट लगेगा कि द कलर ऑफ दीज शर्ट्स आर रेड। यहाँ पे शर्ट्स आया हुआ है जो कि प्लूरल है और इसके साथ आर यूज़ किया गया जो कि प्लूरल वर्ब है, तो ये सेंटेंस हमें बिल्कुल करेक्ट लगेगा। बट फ्रेंड्स, इसका रूल ये है कि जब भी दो नाउन के बीच, यहाँ पे एक नाउन एक कलर और एक नाउन यहाँ पे दीज शर्ट्स, जब भी दो नाउन के बीच में एक प्रेपोजिशन आ जाता है, ये हमारा रूल है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। जब भी दो नाउन के बीच प्रेपोजिशन आ जाता है तो उसके साथ जो हम वर्ब का यूज़ करते हैं वो प्रेपोजिशन के पहले आए हुए नाउन के अकॉर्डिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा रूल है कि जब भी दो नाउन के बीच में, यहाँ पे एक नाउन कलर है एक नाउन शर्ट है, दो नाउन के बीच में अगर एक प्रेपोजिशन आया हुआ है तो हमें वर्ब का यूज़ करना है प्रेपोजिशन के पहले आए हुए नाउन के अकॉर्डिंग। तो कलर यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे आर नहीं बल्कि इज होना चाहिए था, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। A number of students are present। अगर हम इस रूल को देखेंगे तो इस रूल में हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे नंबर आया हुआ है फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स आया हुआ है तो इसमें सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए। बट फ्रेंड्स, अ नंबर ऑफ से एक अनिश्चित संख्या का बोध होता है, तो जब भी अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, इन सब का यूज़ हुआ रहता है तो इन सभी के बाद एक प्लूरल सब्जेक्ट आता है, प्लूरल नाउन आता है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक प्लूरल सब्जेक्ट मान लिया जाता है। और जब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का भी यूज़ करेंगे। अर्थात ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट था। जब भी अ नंबर ऑफ आ जाए, अ लॉट ऑफ आ जाए, मोस्ट ऑफ आ जाए, सम ऑफ आ जाए और इसके बाद एक यहाँ पे प्लूरल नाउन होगा तो इस पूरे को एक प्लूरल सब्जेक्ट मान लिया जाएगा और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। अर्थात इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं था। यहाँ पे अ नंबर ऑफ आया हुआ है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब ढेर सारे स्टूडेंट हो गया। अब ये प्लूरल है इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 10। अब देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अ नंबर ऑफ था तो इसको प्लूरल मान लिया गया, लेकिन जब भी द नंबर ऑफ आएगा तब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर ही रहेगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 10। अब यहाँ पे देखेंगे कि नंबर यहाँ पे एक नाउन है, स्टूडेंट्स एक नाउन है, बीच में यहाँ पे ऑफ यानी एक प्रेपोजिशन आया हुआ है, तो इसमें हमें जो इसका वर्ब है इसका यूज़ करना है इस प्रेपोजिशन के पहले आए हुए नाउन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे नाउन हमारा नंबर है जो कि सिंगुलर है इसलिए हम इसके साथ इज़ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें इज़ लिखना चाहिए था। तो हमें याद रखना है कि जब भी अ नंबर ऑफ आएगा तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे।
लेकिन अगर यहाँ पे द नंबर ऑफ आ गया तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हमें करना है, अर्थात इसमें इज होना चाहिए था। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है अ पेयर ऑफ शूज आर प्लेस्ड इन द कॉर्नर। अब यहाँ पे देखेंगे अ पेयर ऑफ शूज आया हुआ है, अर्थात शूज का एक पेयर, यहाँ पे एक पेयर की बात हुई है, अर्थात ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया। तो जब भी कलेक्टिव नाउन्स यहाँ पे होते हैं, कलेक्टिव नाउन को हमेशा सिंगुलर ही माना जाता है। तो यहाँ पे अ पेयर ऑफ, अ बंच ऑफ, अ सेट ऑफ, ये सब अगर आते हैं तो इसके बाद अगर प्लूरल नाउन भी रहता है तो इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना होता है, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे एक पेयर है, शूज यहाँ पे प्लूरल तो है बट शूज का एक ही पेयर की बात हुई है तो ये सिंगुलर हो गया, इसके साथ हमें इज का यूज करना था। अब यहाँ पे हम इज का यूज कर देंगे तब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा कि अ पेयर ऑफ शूज इज प्लेस्ड इन द कॉर्नर, यहाँ पे आर के स्थान पे इज होना चाहिए था। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं कि माई सीजर्स इज शार्पर देन योर्स। माई सीजर्स इज शार्पर देन योर्स। तो फ्रेंड्स जब भी हम ऐसे नाउन की बात करते हैं जब वास्तव में उसके दो पोर्शन होते हैं, दो भाग होते हैं बट उनको ज्वाइन किया गया होता है, जैसे ट्राउजर्स हो गया, जैसे सीजर्स हो गया, जैसे स्पेक्टिकल हो गया, तो जब भी ऐसे नाउन की बात होती है तो उसे हम प्लूरल मानते हैं। जैसे ट्राउजर्स की अगर बात करें तो वो भी प्लूरल है, उसी तरह से सीजर्स अगर कहीं पे आता है तो वो भी प्लूरल ही है। बट अगर इस सीजर्स के पहले अ पेयर आ जाए, अ पेयर ऑफ सीजर्स, तब वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे कोई पेयर नहीं आया हुआ है, केवल सीजर्स आया हुआ है कि माई सीजर्स, तो सीजर्स यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट का काम करेगा। यहाँ पे हमें इज नहीं बल्कि आर का यूज करना चाहिए था। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द क्राउड मूव फॉरवर्ड, अर्थात भीड़ आगे बढ़ती है। अब इसमें अगर देखा जाए फ्रेंड तो क्राउड यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, क्राउड का मतलब भीड़, जो कि एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, अर्थात ये क्राउड हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब मूव्स का यूज करना चाहिए था, अर्थात यहाँ पे मूव्स होना चाहिए था, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म हम यूज करेंगे। द क्राउड मूव्स फॉरवर्ड ये होना चाहिए था, क्योंकि क्राउड यहाँ पे एक कलेक्टिव नाउन है और इसको हम सिंगुलर मान लेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि 15 माइल्स आर अ लॉन्ग वे टू वॉक, अर्थात 15 मील चलने के लिए एक लंबा रास्ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर देखें तो 15 माइल्स, यहाँ पे माइल्स आया हुआ है जो कि प्लूरल तो है, माइल्स यहाँ पे प्लूरल है, बट यहाँ पे हमें इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। और इसका रीज़न क्या है फ्रेंड्स कि जब भी किसी भी वर्ड से एक निश्चित वेट अर्थात निश्चित वजन का बोध होता है, निश्चित दूरी का बोध होता है, निश्चित संख्या का बोध होता है, निश्चित मात्रा का बोध होता है, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे 10 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, तो 10 रुपीज़ इज़, इसके साथ इज़ का यूज़ किया गया क्योंकि यहाँ पे एक अमाउंट इसको माना गया है। तो इसी तरह से जब भी किसी शब्द से एक निश्चित संख्या का, एक निश्चित वजन का, एक निश्चित मात्रा का बोध होता है, एक निश्चित दूरी का बोध होता है, तो उसको हम सिंगुलर मान लेते हैं, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ हमें करना होता है। उसी तरह से 15 माइल्स आर अ लॉन्ग वे टू वॉक, यहाँ पे आर का यूज़ नहीं करना था बल्कि यहाँ पे इज़ होना चाहिए था, तब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 15 माइल से एक निश्चित दूरी का बोध हो रहा है। अब फ्रेंड देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, द लॉक एंड की ऑफ द फ्लैट वर डिलीवर्ड टू द टेनेंट, अर्थात कमरे का ताला और चाबी किराएदार तक पहुंचा दिया गया। तो द लॉक एंड की ऑफ द फ्लैट वर डिलीवर्ड टू द टेनेंट। फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो हमने जैसे ब्रेड एंड बटर के बारे में आपको बताया था कि जब ब्रेड एंड बटर को संयुक्त रूप से यूज़ किया जाता है एक भोजन के रूप में तो वहाँ पे वो सिंगुलर होता है। उसी तरह से अगर ब्रेड एंड मिल्क की बात करें तो ब्रेड एंड मिल्क इज़ हिज फेवरेट फूड, तो ब्रेड एंड मिल्क यहाँ पे जो आया, यहाँ इसको संयुक्त रूप से एक भोजन माना गया है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर ही होगा, ब्रेड एंड मिल्क यहाँ पे सिंगुलर होगा। उसी तरह से यहाँ पे द लॉक एंड की ऑफ द फ्लैट वर डिलीवर्ड टू द टेनेंट, किराएदार को ताला और चाबी पहुंचा दिया गया, तो ताला चाबी यहाँ पे इसको संयुक्त रूप से बात हुई है, तो इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना चाहिए था, यहाँ पे वर नहीं बल्कि वॉज होना चाहिए था, तो यहाँ पे हम वॉज का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सभी एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे फिजिक्स ये हमारा सब्जेक्ट है और फिजिक्स की अगर बात करें तो ये एक सब्जेक्ट है अर्थात ये सिंगुलर है और इसके साथ आर का यूज किया गया है।
और अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं बट होते हैं सिंगुलर, जैसे फिजिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, न्यूज हो गया। तो ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं बट ये होते हैं सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे फिजिक्स सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज होना चाहिए था। तो जब हम इसके साथ इज का यूज करेंगे, फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, टू डैफोडिल्स हैव बीन कंपोज्ड बाय हर्मिक। टू डैफोडिल्स की अगर बात करें तो ये एक पोएम है, एक रचना है, किसकी लिखी हुई, हर्मिक की लिखी हुई। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स अगर किसी बुक का टाइटल या फिर कोई पोएम है उसका टाइटल प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है, जैसे अरेबियन नाइट्स हो गया, तो इसी तरह से जब भी कोई टाइटल रहे वो प्लूरल फॉर्म में लिखा हो, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही हो गया, तो स्टेट्स यहाँ पे आया हुआ है, बट ये उसका एक प्रॉपर नाउन है, ये उसका नाम है, इसलिए इसको सिंगुलर ही माना जाएगा। तो टू डैफोडिल्स हैज बीन कंपोज्ड बाय हर्मिक होना चाहिए था, यहाँ पे हैव की जगह पे हैज का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स हमारा कि लेटर आफ्टर लेटर हैव बीन रिटन बाय हिम, अर्थात उसके द्वारा पत्र पर पत्र लिखे गए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए लेटर आफ्टर लेटर हैव बीन रिटन, लेटर आफ्टर लेटर, जब भी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि एक नाउन हो और इसके बाद एक प्रेपोजिशन हो और उसके बाद फिर सेम नाउन हो, नाउन प्रेपोजिशन प्लस सेम नाउन अगर रहेंगे तो उसको हम सिंगुलर ही मानते हैं, वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे लेटर के बाद एक प्रेपोजिशन आफ्टर आया और उसके बाद सेम वही नाउन आ गया लेटर, इसलिए ये सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे हैव बीन नहीं बल्कि हैज बीन होना चाहिए था, यहाँ भी हम हैज का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द ब्रेव फेसेस द डिफिकल्टीज, अर्थात बहादुर लोग मुसीबतों का सामना करते हैं। द ब्रेव फेसेस द डिफिकल्टीज। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्रेव क्या है, एक एडजेक्टिव है, ब्रेव एक एडजेक्टिव है, बट इसके पहले यहाँ पे एक आर्टिकल द का यूज करके इसे एक नाउन की तरह यूज किया गया है। ब्रेव वास्तव में है एक एडजेक्टिव, बट इसके पहले द का यूज करके इसे एक नाउन के रूप में यूज किया गया, और जब भी ऐसा होता है तो ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। जब भी किसी एडजेक्टिव के पहले द का यूज करके उसे एक नाउन की तरह यूज किया जाए तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ पे ब्रेव है तो ब्रेव के पहले द लग गया तो द ब्रेव का मतलब बहादुर लोग हो गया, ये प्लूरल फॉर्म हो गया इसका। तो यहाँ पे फेसेस नहीं बल्कि फेस होना चाहिए था। जैसे आपने देखा होगा कि जब द पुअर रहता है, द पुअर का मतलब ये पुअर का प्लूरल है, पुअर का प्लूरल होता है द पुअर, रिच का प्लूरल होता है द रिच। तो ये सब एक एडजेक्टिव है, इसलिए इसके पहले द लगा के जब इसको एक नाउन की तरह यूज करते हैं तो ये प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, दैट ही इज पुअर इज नोन टू मी। अगर इसमें सब्जेक्ट की बात करें कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है दैट ही इज पुअर, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको यही बताने की कोशिश की है कि जब भी किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कोई इंफिनिटिव फॉर्म में रहता है या फिर जीरेंट फॉर्म में रहता है या फिर कोई फ्रेज या क्लॉज हो, तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगा। तो दैट ही इज पुअर, ये यहाँ पे क्लॉज है, इसको एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज ही रहेगा। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी चेंजिंग हमें नहीं करना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मेनी अ सोल्जर्स हैव डाइड, और इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है कि मोर देन वन बॉयज वाज अब्सेंट। तो इन दोनों को हम साथ में लेके चलेंगे कि मेनी अ सोल्जर्स हैव डाइड या फिर मोर देन वन बॉयज वाज अब्सेंट। तो इसका क्या रूल होता है फ्रेंड्स कि जब भी मेनी आ का यूज किया जाता है, मेनी आ का यूज अगर होता है या फिर मोर देन वन का यूज अगर कहीं पे होता है, मेनी आ या फिर मोर देन वन, इनमें से कोई भी अगर कहीं पे यूज होता है तो इसके साथ हमेशा एक सिंगुलर नाउन आना चाहिए, इसके तुरंत बाद सिंगुलर नाउन आना चाहिए। एक तो ये इसमें मिस्टेक है, यहाँ पे इसके मेनी आ के साथ सोल्जर्स लिखा गया है, तो ये यहाँ पे एक मिस्टेक है, और यहाँ भी मोर देन वन के बाद बॉयज लिखा गया है। तो एक तो ये इसमें हमें ध्यान देना है कि मेनी आ या फिर मोर देन वन के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाएगा, और ये कुल मिला के इसको सिंगुलर सब्जेक्ट भी माना जाएगा, और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का भी यूज करेंगे। तो इसमें क्या, इसमें दो मिस्टेक थे, एक तो मेनी अ सोल्जर्स, इसमें केवल सोल्जर रहेगा, यहाँ पे सोल्जर्स नहीं रहेगा, और दूसरा मिस्टेक इसमें हैव यहाँ पे आया, यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है, बट इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए। तो इसमें दो मिस्टेक थे सेंटेंस में। नेक्स्ट एग्जांपल है कि मोर देन वन बॉयज वाज अब्सेंट।
अब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, ये तो सही है, बट यहाँ पे जो नाउन यूज किया गया वो प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया, इसलिए यहाँ पे मिस्टेक है। तो मेनी आ या फिर मोर देन वन के बाद जो नाउन हमेशा आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाएगा, यहाँ पे बॉयज नहीं बल्कि बॉय होना चाहिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, आई राम इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। अब यहाँ पे देखा जाए तो आई के बाद यहाँ पे एक नाउन इन अपोजिशन का यूज किया गया है, राम को यहाँ पे 2 कॉमा के बीच में रखा गया है। तो जब भी नाउन इन अपोजिशन का यूज करते हैं तो इसके पहले जो सब्जेक्ट आया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना होगा, ना कि इस नाउन के अकॉर्डिंग, बल्कि इसके पहले जो सब्जेक्ट आया है, जो प्रोनाउन आया है, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पे आई के साथ किसका यूज करते हैं, आई के साथ एम का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे एम होना चाहिए था। भले ही आपको थोड़ा अटपटा लगेगा कि आई राम एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, लेकिन यहाँ पे सही यही है कि आई के साथ हम एम का यूज करेंगे। अगर बीच में कोई भी नाउन इन अपोजिशन है तो उसको हम केयर नहीं करेंगे, जो यहाँ पे सब्जेक्ट है सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, आर ईदर ऑफ योर सिस्टर्स वर्किंग। यहाँ पे क्वेश्चन किया गया क्या तुम्हारी दोनों बहनों में से कोई एक काम कर रही है, आर ईदर ऑफ योर सिस्टर्स वर्किंग। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखा जाए तो ईदर ऑफ का यूज किया गया है, और जब भी ईदर ऑफ या फिर नीदर ऑफ का यूज हुआ रहता है तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ही रहता है। अगर कहीं भी ईदर ऑफ या फिर नीदर ऑफ या फिर नन ऑफ आ गया है तो वहां पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे आर नहीं बल्कि इज होना चाहिए था, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है। ईदर ऑफ का यूज किया गया है, तो ईदर ऑफ नीदर ऑफ कहीं भी दिखाई दे तो उसके बाद हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि ही एज वेल एज, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि ही एज वेल एज आई एम अ टीचर। तो फ्रेंड्स इसका रूल हमने आपको पहले भी बताया है कि जब भी सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट के बीच में अगर एज वेल एज का यूज हुआ रहे, अर्थात 2 नाउन के बीच, नाउन या प्रोनाउन के बीच अगर एज वेल एज का यूज हुआ है तो उसके साथ जो हम वर्ब का यूज करेंगे वो एज वेल एज के पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हमें करना होता है उसके साथ वर्ब का यूज। तो यहाँ पे देखेंगे कि एज वेल एज के पहले ही आया हुआ है तो इसके अनुसार यहाँ पे वर्ब का यूज हम करेंगे, ना कि आई के अनुसार। एज वेल एज के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आया है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना होता है, तो यहाँ पे एम नहीं बल्कि इज होना चाहिए था। अब ये भी सेंटेंस आपको अटपटा लगेगा कि ही एज वेल एज आई इज अ टीचर, बट सेंटेंस यही करेक्ट है कि ही एज वेल एज आई इज अ टीचर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है नीदर यू नॉर ही आर गिल्टी, अर्थात ना तो तुम अपराधी हो और ना ही वह। तो फ्रेंड्स इसमें देखा जाए तो नीदर नॉर का यूज़ किया गया है, और फ्रेंड्स जब भी किसी भी सेंटेंस में नीदर नॉर या फिर ईदर और का यूज़ किया जाता है तो हमें 2 चीज़ों पे विशेष ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात तो इसका हमें जो ऑर्डर होता है प्रोनाउन को लिखने का जो ऑर्डर है वो हमें ध्यान देना होगा कि 231 वाले फॉर्मूले पे है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स इसके प्रोनाउन पे हम ध्यान देंगे, यहाँ पे पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू है और फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही है, अर्थात पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन, यानी कि इसके प्रोनाउन का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बाद हम इसके वर्ब पे ध्यान देंगे कि इसका जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो देखेंगे यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग आर का यूज़ किया गया है, तो इसमें जब भी ईदर और नीदर नॉर या फिर नॉट या बट का यूज़ किया जाता है तो उसमें वर्ब का यूज़ हम करते हैं इस वर्ब के सबसे नज़दीक आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। तो देखेंगे यहाँ पे वर्ब के सबसे नज़दीक ही आया हुआ है जो कि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब इज का यूज़ करेंगे, तब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, नीदर ही नॉर यू आर गिल्टी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसके ऑर्डर की अगर बात करें, यहाँ पे जो प्रोनाउन आए हुए हैं ही और यू, तो पहले इसमें थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया उसके बाद सेकंड पर्सन का, यानी कि इसका ऑर्डर भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसका ऑर्डर हम सही करेंगे। यहाँ पे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन पहले लिखेंगे, यू पहले आ जाएगा, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पे जब ही आ गया, वर्ब के सबसे नज़दीक ही आया हुआ है जो कि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ भी इज होना चाहिए। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा बनेगा कि नीदर यू नॉर ही इज गिल्टी, यहाँ पे इज होना चाहिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं,
लिटिल हैज़ बीन डन सो फार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिटिल पे ध्यान देंगे कि लिटिल का यूज़ हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और अनकाउंटेबल हमेशा ही सिंगुलर होते हैं, अर्थात कहीं भी अगर लिटिल का यूज़ हुआ रहता है तो इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। और यहाँ पे लिटिल के साथ सिंगुलर वर्ब हैज़ का यूज़ किया गया है, अर्थात ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मच हैव बीन डन बट मच मोर इज स्टिल टू बी डन, अर्थात बहुत कुछ हो गया है और बहुत कुछ होना अभी बाकी है। तो मच हैव बीन डन, यहाँ पे देखेंगे मच का यूज़ किया गया, और लिटिल की तरह मच का भी यूज़ हम करते हैं केवल अनकाउंटेबल नाउन के लिए जो कि हमेशा सिंगुलर होते हैं, अर्थात मच का यूज़ अगर कहीं पे हुआ रहता है तो वो सिंगुलर ही है, इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। बट यहाँ पे हैव आया हुआ है जो कि प्लूरल है, तो मच के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, इसलिए हमें हैव के स्थान पे हैज़ का यूज़ करना होगा, तब जाके ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। और यहाँ पे मच मोर के साथ इज का यूज़ किया गया, ये तो सही है बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई नीड नॉट टू आस्क यू एनी क्वेश्चन, आई नीड नॉट टू आस्क यू एनी क्वेश्चन। अब यहाँ पे फ्रेंड्स नीड नॉट का यूज़ किया गया है, और जब भी नीड नॉट का यूज़ सेंटेंस में होता है तो इससे रिलेटेड दो एरर पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला हमें ध्यान देना है कि नीड नॉट के बाद अगर इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया है तो वो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, क्योंकि नीड नॉट के साथ इन्फिनेटिव नहीं आ सकता है। नीड नॉट के साथ हम टू का यूज़ नहीं करते हैं, तो अर्थात इसमें ये मिस्टेक है कि इसमें टू का यूज़ नहीं होगा। तो सेंटेंस हमारा बनेगा कि आई नीड नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चन, केवल इस टू को हटा देना है तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हम ध्यान रखेंगे अगर नॉट नहीं है इसमें, केवल नीड है, तब हम टू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई नीड टू टॉक टू यू, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे नीड के साथ नॉट नहीं आया तो नीड टू यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन अगर नीड के बाद नॉट भी आया हुआ है तो इसके साथ इन्फिनेटिव अर्थात टू का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि शी नीड्स नॉट वरी। अब नीड नॉट से रिलेटेड दूसरा जो एरर पूछा जा सकता है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नीड का भी सिंगुलर फॉर्म नीड्स यूज़ किया गया होगा क्वेश्चन में। लेकिन फ्रेंड्स इसका रूल क्या है, हमने आपको पहले भी बताया है कि जब भी नीड के साथ नॉट का यूज़ हुआ रहता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी नीड्स का यूज़ नहीं करते, सिंगुलर फॉर्म में नीड को नहीं लिखते हैं, बल्कि इसका प्लूरल फॉर्म नीड ही लिखा जाता है अगर इसके बाद नॉट आया हुआ है तो हो जाएगा शी नीड नॉट वरी। यहाँ पे नीड्स नहीं रहेगा, नीड ही लिखा जाएगा, और अगर नॉट नहीं रहता तब नीड्स यहाँ पे लिख सकते थे। अब नेक्स्ट एग्जांपल है कि नॉट शी बट हर फ्रेंड्स इज गिल्टी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे नॉट और बट का यूज़ किया गया है, और नॉट बट का यूज़ हम बिल्कुल ईदर और नीदर नॉर की तरह करते हैं। तो यहाँ पे शी और हर फ्रेंड्स दोनों ही थर्ड पर्सन है, तो इसमें ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे हम वर्ब को अगर ध्यान दें तो वर्ब इसमें इज़ का यूज़ किया गया है, और जिस तरह से ईदर और नीदर नॉर में उसके अर्थात वर्ब के सबसे नज़दीक आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, उसी तरह से यहाँ भी नॉट बट के साथ भी वर्ब के सबसे नज़दीक आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आया हुआ है, अर्थात इसमें आर का यूज़ होना चाहिए, फ्रेंड्स प्लूरल है तो इसके साथ आर का यूज़ होना चाहिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, द मेजॉरिटी ऑफ बॉयज़ डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अर्थात अधिकांश बच्चे तो समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ बॉयज़, द मेजॉरिटी ऑफ, इसका यूज़ अगर कहीं भी हुआ रहता है तो ये हमेशा नंबर को यहाँ पे इंडिकेट करता है, संख्या बताता है, और इसके साथ प्लूरल नाउन आता है, और ये एक कुल मिला के प्लूरल सब्जेक्ट होता है। फ्रेंड्स हमें ध्यान देना है कि जब भी द मेजॉरिटी ऑफ का यूज़ हुआ रहता है तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही लगना चाहिए। और यहाँ पे जो वर्ब का यूज़ किया गया है डू, ये भी प्लूरल फॉर्म में है, अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है, तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हमें ध्यान देना होगा कि द मेजॉरिटी ऑफ हमेशा प्लूरल को दिखाता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ द हाउसेज आर गुड, और इसके बाद वाला एग्जाम्पल है कि मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन। तो फ्रेंड्स हमें ध्यान देना है कि जब भी मोस्ट ऑफ, अ नंबर ऑफ, सम ऑफ, हीप ऑफ, इस तरह से जब इनडेफिनिट नंबर को दर्शाने वाले वर्ड यहाँ पे यूज़ होते हैं तो उसके बाद जो नाउन आया हुआ है उस नाउन के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द के बाद आया हुआ है हाउसेज, जो कि प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, और इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा भी है, अर्थात ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हाउसेज प्लूरल है तो आर का यूज़ किया गया, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है।
और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द के बाद वर्क आया हुआ है जो कि सिंगुलर है और इसके साथ इज़ का यूज़ किया गया है, तो ये भी सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने एक ही वीडियो में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे रूल्स बताने की कोशिश की है। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।